स्क्रीन पर दिख रहा यह व्यक्ति, जिसकी बातों से रौब और आत्मविश्वास टपकता है, अब दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन का नया चेहरा बन चुका है। इसका नाम है मार्क, जो हाल ही में यूरोप के एक प्रमुख देश नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर अब 30 से ज्यादा देशों के गठबंधन वाले संगठन का नेतृत्व संभाल रहा है। और आते ही इसने जो बयान दिया है, उसने ग्लोबल राजनीति के तापमान को अचानक तेज कर दिया है। इसने अमेरिका की संसद के सामने खड़े होकर न केवल रूस को लेकर चिंता जताई, बल्कि सीधे सीधे भारत, चीन और ब्राजील जैसे ताकतवर देशों को चेतावनी दे डाली। उसका कहना है कि अगर इन देशों ने रूस से व्यापार जारी रखा, खास तौर पर तेल और गैस की खरीद, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं, बल्कि एक नई तरह की रणनीतिक चेतावनी है जो भविष्य की बड़ी टकराव की जमीन तैयार कर रही है। अब जरा सोचिए, ये शख्स खुलकर कह रहा है कि अगर रूस बातचीत की मेज पर नहीं आता तो इसकी सजा भारत और चीन जैसे देशों को मिलेगी। सीधी बात है, मकसद है दबाव बनाना। लेकिन बात यही नहीं रुकती। असल में ये बयान एक सोच की झलक है, एक मानसिकता जो ये मान बैठी है कि अगर कोई देश अमेरिका के बनाए नियमों से अलग चला तो उस पर शिकंजा कसा जाएगा। जिस शब्द का इसने इस्तेमाल किया वह है दूसरे स्तर के प्रतिबंध, यानी सेकेंडरी सैंक्शंस। इसे आप आसान भाषा में यूं समझिए, अगर अमेरिका ने रूस पर रोक लगाई है और कोई तीसरा देश जैसे भारत रूस के साथ व्यापार करता है, तो अमेरिका उस तीसरे देश पर भी रोक थोप सकता है। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष दबाव, या कहें आर्थिक मोर्चे पर सख्ती। ये दरअसल वही पुरानी चाल है, या तो हमारे साथ रहो या फिर हमारे खिलाफ समझो। लेकिन मामला अब इतना आसान नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि चीन और ब्राजील अभी प्रतिक्रिया देने की तैयारी में ही थे, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया उसने पश्चिमी देशों में हलचल मचा दी। भारत का रुख इतना सख्त और आत्मविश्वास से भरा था कि अमेरिका और यूरोप के नीति निर्धारक चौंक गए। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे मामला तेल खरीद का हो या सामरिक साझेदारी का। असल में यह पूरा घटनाक्रम किसी एक बयान का मामला नहीं है। ये उस बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल का हिस्सा है जिसमें वैश्विक शक्तियां नए समीकरण गढ़ने में लगी हैं। एक तरफ अमेरिका और उसका गुट है जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश हैं जो बहुपक्षीयता की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यह कहानी सिर्फ एक धमकी की नहीं है, यह संकेत है आने वाले समय में बढ़ते तनाव का। और यह भी याद रखना होगा कि भारत अब किसी के दबाव में फैसला नहीं करता, बल्कि वही करता है जो उसके लोगों और देश के हित में सबसे बेहतर हो। दरअसल सामने जो चेहरा है वो सिर्फ एक मोहरा है। असली सोच और शब्दों का ड्राफ्ट कहीं और तैयार हुआ है, अमेरिका की पुरानी सियासत की लैब में, जहां पहले हम वाली सोच हावी रही है। उस नीति के झंडा बरदार रहे एक पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम भी हर किसी को याद है, लंबे वक्त से यही चाहते थे कि भारत और चीन जैसे उभरते देश रूस से दूरी बना लें और सारी डीलें अमेरिका की शर्तों पर करें। लेकिन जब इन देशों ने अमेरिकी दबाव को तवज्जो नहीं दी और उल्टा रूस के साथ व्यापार और गहरा किया, तो यही बेचैनी अब नए अंदाज में सामने आई है। जो बात पहले अमेरिका के नेताओं की जुबान से आती थी, अब वही बात एक वैश्विक सैन्य संगठन के नए प्रमुख के माध्यम से कही जा रही है। ये इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है जिसमें सैन्य ताकत की आड़ में आर्थिक दबाव डाला जा रहा है। पर बात यह है कि जो भारत कभी इतिहास में भी किसी के दबाव में नहीं आया, वो अब भला किसी का निर्देश कैसे मानेगा। अब कहानी यहाँ से रोचक मोड़ लेती है। जब यह सब हो रहा था, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थीं। सबको लगा कि शायद भारत कोई कड़ा बयान देगा या फिर अमेरिकी दबाव के आगे थोड़ी नरमी दिखाएगा। लेकिन भारत ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। न कोई बयान, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस एक सधी हुई चुप्पी। और यही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब बन गई, क्योंकि भारत को पता है कि बड़ी ताकतें अपने इरादे जुबान से नहीं, अपने काम से जताती हैं। यही तो भारत ने किया। हमारे विदेश मंत्री, जो हर मंच पर अपनी पैनी सोच और सटीक शब्दों से चर्चा में रहते हैं, उन्होंने और भारत की कूटनीतिक टीम ने दुनिया भर के फोरम पर ऐसा तर्क रखा जिसने पश्चिमी देशों की भाषा ही बदल दी। भारत ने सबूतों और आंकड़ों के साथ दुनिया को दिखाया कि अगर बीते 2 वर्षों में भारत ने रूस से रियायती दामों पर कच्चा तेल न खरीदा होता तो वैश्विक बाजार में दाम कहां पहुंच जाते। यह कीमत 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल के बीच पहुंच सकती थी। सोचिए, अगर ऐसा होता तो आज महंगाई की जो लहर कुछ देशों में दिख रही है, वो पूरी दुनिया में सुनामी बन चुकी होती। भारत ने साफ कहा, हम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए यह भूमिका निभा रहे हैं। जब पश्चिमी देश रूस से कच्चा तेल नहीं ले रहे थे, तब वैश्विक मार्केट में भारी गैप आ गया था। अगर उस गैप को भारत और चीन जैसे बड़े उपभोक्ता न भरते तो हालात इतने बिगड़ते कि कई देशों की अर्थव्यवस्था सीधे संकट में चली जाती। इसलिए
भारत की नीति को सिर्फ व्यापारिक निर्णय कहना गलत होगा। यह एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की सोच है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के संतुलन को ध्यान में रखती है। भारत ने दुनिया के सामने खुद को किसी टकराव की वजह नहीं बल्कि एक समाधान की तरह पेश किया है। एक ऐसा देश जो खुद को वैश्विक ऊर्जा संकट के सामने एक बफर की तरह खड़ा कर चुका है। न कोई शोर, न कोई दिखावा, लेकिन इतना जरूर कि अगर भारत ने रूस से सस्ता तेल नहीं लिया होता तो आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लग चुका होता। जब पश्चिमी गठबंधन के नए नेतृत्व की तरफ से सख्त शब्दों में बातें कही गईं, तो भारत ने उसका जवाब गुस्से से नहीं बल्कि तथ्यों और समझदारी से दिया। भारत ने सीधे सवाल किया, अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदते तो आपके देशों में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही होती। उस स्थिति में क्या आप हमें फिर भी सिर्फ एक दर्शक बने रहने की सलाह देते? भारत ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी ऊर्जा जरूरतें उसके 140 करोड़ नागरिकों की जरूरतों से जुड़ी है और उन्हें पूरा करना उसका पहला कर्तव्य है। यह कोई अपराध नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने सिर्फ अपनी बात नहीं रखी बल्कि पश्चिम की कथनी और करनी के अंतर को भी बेनकाब कर दिया। भारत ने दुनिया को बताया कि कैसे वही देश जो भारत को रूस से तेल खरीदने पर उपदेश देते हैं, पर्दे के पीछे अरबों डॉलर की लिक्विफाइड गैस, हीरे, यूरिया और एल्यूमिनियम रूस से खुद मंगवा रहे हैं। सवाल उठता है, अगर वो कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? आखिर दोहरे मापदंड कब तक चलेंगे? भारत की इस रणनीतिक चुप्पी और चौंकाने वाले तथ्यों ने पश्चिमी मीडिया को भी झकझोर दिया। कई अंतरराष्ट्रीय अखबारों और चैनलों ने अपनी ही सरकारों से सवाल पूछने शुरू कर दिए और यहीं से भारत एक नई भूमिका में उभरता है। एक ऐसा देश जो अब सिर्फ अपनी बात नहीं कहता बल्कि वैश्विक दक्षिण यानी उन विकासशील देशों की तरफ से बोलता है जो लंबे समय से पश्चिम की शर्तों पर चलने को मजबूर रहे हैं। यह सिर्फ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक रणनीतिक चाल थी जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी। असल मकसद सिर्फ भारत को चेताना नहीं था बल्कि उसे चीन के खिलाफ खड़ा करना था। मगर हुआ इसका ठीक उल्टा। इस पूरी कवायद ने भारत, रूस और चीन को एक दूसरे के और करीब ला दिया। अब इन देशों को साफ समझ में आ रहा है कि अगर वैश्विक दबावों से बचना है तो आपसी सहयोग ही रास्ता है। और यही सोच भारत को एक बहुत ही गंभीर और गुप्त रणनीति की ओर ले जा रही है। वो है उस वित्तीय ढांचे को चुनौती देना जो दशकों से अमेरिका के नियंत्रण में है। जब किसी देश पर पाबंदी लगाई जाती है और उसका असर तुरंत दिखता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है। मगर अब खेल बदल रहा है। भारत, रूस, चीन और ईरान जैसे देश मिलकर एक नया वित्तीय रास्ता तैयार कर रहे हैं। ऐसा रास्ता जहां डॉलर की पकड़ न हो, जहां लेन देन स्थानीय मुद्राओं में हो सके। भारत और रूस पहले से ही रुपए और रूबल में व्यापार कर रहे हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो पश्चिमी प्रतिबंधों को अप्रासंगिक बना देती है। और यही असली कहानी है। धमकियों का जवाब तथ्यों से और दबाव का जवाब साझेदारी से। यही है भारत का नया अंदाज, न दबने वाला न रुकने वाला। अमेरिका की 100% शुल्क लगाने की चेतावनी जहां बाकी देशों के लिए चिंता का सबब बन सकती थी, वहीं भारत के लिए यह एक अप्रत्याशित रणनीतिक अवसर में तब्दील हो गई। इसने भारत को यह सोचने पर मजबूर नहीं किया बल्कि उसे अपने अगले कदम और भी सटीक तरीके से तय करने का मौका दे। अब भारत और रूस के बीच जो सौदे हो रहे हैं वे तात्कालिक बाजार पर आधारित नहीं बल्कि दीर्घकालिक समझौतों की शक्ल ले चुके हैं। 10 से 15 वर्षों तक की स्थिर डीलें जो न तो कीमतों के उतार चढ़ाव से प्रभावित होंगी और न ही राजनीतिक धमकियों से। इन डील्स का असली लाभ यही है कि भारत को अब लगातार कम कीमत पर ऊर्जा और सामरिक संसाधन मिलते रहेंगे और कोई भी बाहरी ताकत हमें बीच रास्ते में अटकाने की स्थिति में नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की असल रणनीति यही है, बिना किसी एक पक्ष का हिस्सा बने खुद को वैश्विक संतुलन का केंद्र बनाना। यानी न पूरी तरह अमेरिका की लाइन पर चलना और न ही रूस या चीन की छाया बनना। भारत की यही स्वतंत्रता उसे सबसे अलग बनाती है। वह एक और क्वाड जैसे पश्चिमी समूह का सदस्य है तो दूसरी ओर ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे पूर्वी मंचों पर भी बराबरी की भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि आज विरोधी खेमों को भी भारत की जरूरत है और यही उनकी बेचैनी की वजह भी बन गई है। नाटो की ओर से जो बयान आए उनमें सिर्फ सख्ती नहीं थी बल्कि एक असुरक्षा की झलक भी थी। उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर भारत, रूस और चीन की साझेदारी वाकई एक मजबूत गठबंधन में बदल गई, जिसे अब रूस भारत चीन धुरी या RIC कहा जा रहा है, तो उनके पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं होगा। क्योंकि ये तीनों देश अगर सैन्य, आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर हाथ मिला लें तो पश्चिम की 500 साल की वर्चस्वशाली व्यवस्था को असली चुनौती मिल सकती है। यही वजह है कि बार बार धमकियों और दबाव की नीति अपनाई जा रही है ताकि यह बनती हुई धुरी
मजबूत होने से पहले ही टूट जाए, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। भारत अब वो नहीं जो किसी दबाव में आए, अब वह खुद एक रणनीतिक समाधान है, एक ऐसा देश जो जवाब नहीं ढूंढता बल्कि खुद जवाब बन जाता है। तो क्या इन तमाम चेतावनियों का कोई असर होगा? क्या वाकई अमेरिका या नाटो भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत करेंगे? सीधा और दो टूक जवाब है, आज की स्थिति में बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे पहले, भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। 140 करोड़ लोगों का बाजार कोई भी देश खोना नहीं चाहेगा। भारत पर पाबंदी लगाना, खुद अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को चोट पहुंचाना होगा। दूसरा कारण है भारत की सैन्य क्षमता। यह एक मान्यता प्राप्त परमाणु शक्ति है और इसके पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। ऐसे देश से खुला टकराव सिर्फ बयानबाजी तक ठीक लगता है, जमीनी हकीकत में इसकी कल्पना भी जोखिम भरी है। तीसरी और बेहद दिलचस्प बात यह है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी जैसी इनके सीईओ भारतीय हैं। तकनीक, डेटा और सप्लाई चेन जैसी आधुनिक दुनिया की रीढ़ में भारत की भूमिका इतनी गहरी है कि उसे बाहर कर देना अब एक कल्पना मात्र है। तो ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये संकेत था उस नए भारत का जो वैश्विक राजनीति की हर चाल को पढ़ता है, समझता है और फिर चुपचाप अपनी चालें चलता है। अब फैसला दुनिया को करना है कि उसे भारत के साथ खड़ा होना है या फिर समय के साथ पीछे छूट जाना है।